हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा लाइव क्यूज के एपिसोड नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका झारखंड सम्मान अध्ययन जो आपका जीएस2 है उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को शामिल किया जाएगा। अभी तक इसमें 8 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस और लाइव सेशन की अपडेट मिलती रहेगी। और साथ ही इसके झारखंड करंट अफेयर्स स्पेसिफिक आपका एक अलग से डेली बेसिस पर सीरीज प्रोवाइड किया जाता है, उसे भी आप जरूर देखिएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 8 के अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न है आपका, झारखंड में किसानों को आत्मनिर्भर और उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कितने वर्ष का एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है आपका 10 वर्ष, बी है आपका 15 वर्ष, सी है आपका 2 वर्ष और डी है आपका 5 वर्ष। इसका सही उत्तर जो होगा आपका डी, 5 वर्ष के लिए यह एक्शन प्लान बनाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। कोविड-19 की वजह से खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान लोग हैं और जो भी किसानों की स्थिति है, बहुत ज्यादा पूरे राज्य में स्थिति जो है आपका पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खराब हो गई है। तो उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, जैसे कि आपका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए 5 वर्ष का एक्शन प्लान होगा। ये एक्शन प्लान जो बनाया जा रहा है 2017 में टी नंद कुमार समिति एक बनाई गई थी। इस समिति के बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं, उसके बाद जिक्र करते हैं। फरवरी 2017 में इस समिति का गठन किया गया था। सेवानिवृत्त हो चुके आईएएस अधिकारी टी नंद कुमार की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था झारखंड राज्य विकास परिषद के द्वारा। इन्होंने अपना जो रिपोर्ट था नवंबर में सौंपा था, जिसमें कि 3 वर्षों का एक्शन प्लान था। इसमें बहुत सारी सिफारिशें की गई थी, जिसमें कि आपका जो भी उपलब्ध संसाधन है झारखंड में, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो या फिर किसी क्षेत्र से संबंधित हो, उनके लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सके। इसमें यह भी बताया गया था कि किसानों की आय दुगना कैसे किया जा सके, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन किए गए थे, सिफारिश किए गए था इस समिति के द्वारा। इसी समिति के आधार पर यह 5 वर्ष का एक्शन प्लान अभी हेमंत सरकार तैयार करने वाली है। क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि कितने साल के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका यहां पर डी होगा, 5 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हर वीडियो में आपको अंतिम में एक अभ्यास प्रश्न होता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्रश्न 1 है आपका, दीवा सोरेन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका, दीवा सोरेन का जन्म पश्चिमी सिंहभूम के राजनगर में 1820 में हुआ था। दूसरा कथन है आपका, इनके गुरु का नाम रघुनाथ भूइया था। कोड आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, 4 कोड दिए हुए हैं। अब इसके आधार पर बताने कौन सा कोड आपका सही होगा। तो इसमें दोनों कथन आपका यहां पर बिल्कुल सत्य है। जो यहां पर आपको बताया गया है दीवा सोरेन से संबंधित दोनों कथन आपका बिल्कुल सत्य है। आपको बता दें, दीवा सोरेन और किसुन सोरेन ये 2 व्यक्ति थे। किसुन सोरेन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, दीवा किसुन सोरेन। दोनों रिश्ते में मामा और भांजे थे। दीवा सोरेन और किसुन सोरेन 2 व्यक्ति थे, दोनों मामा भांजे थे, और इनके गुरु का नाम ही था रघुनाथ भूइया। और जो इसमें दीवा सोरेन था, उसका जन्म आपका पश्चिमी सिंहभूम के राजनगर में 1820 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं दोनों कथन यहां पर बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका यहां पर सी आंसर होगा। इसके अलावा और आपको कुछ बता दें दीवा और किसुन सोरेन के बारे में। पोरहट के राजा अभिराम सिंह के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद वहां के जो रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग थे, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार और शोषण किया गया। तो ये सारे लोग गए, इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। दीवा और किसुन सोरेन के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन किया गया था, जिसका असर भी हुआ था। अंत में पैसे की लालच में कुछ गांव वाले ही जाकर अंग्रेज को बता दिए थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। क्लियर है?
यहां पर सिर्फ दिवा सोरेन के बारे में पूछा गया था, तो यहां पर दोनों जो कथन है आपका बिल्कुल सत्य है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कीवर्ड, हमने आपको 8 सेशन अभी तक हुए हैं, हर सेशन में आपको बताते हैं कुछ कीवर्ड होते हैं, उसे फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। इसमें गलत कथन फाइंड आउट करना ही आपको कीवर्ड है। पहला कथन है आपका, झारखंड ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है और अब इसे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। दूसरा कथन है आपका, राज्य के 24 जिलों में अब इनकी 443 शाखाएं होंगी। सी है आपका, संयुक्त रूप से इनका प्रायोजक बैंक, जिसे हम लोग स्पॉन्सर्ड बैंक के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, अब भारतीय स्टेट बैंक होगा। इसमें इनकी 35% हिस्सेदारी होगी। प्रायोजक बैंक की जिम्मेदारी इनके प्रबंधन के देखरेख की होगी। और डी आपका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ए, बी और सी तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। पिछले साल जब पिछली गवर्नमेंट थी, उसी समय दोनों बैंक को आपस में विलय कर दिया गया था। झारखंड में 2 ग्रामीण बैंक हुआ करते थे। ग्रामीण बैंक क्या है? तो ग्रामीण बैंक एक तरह का भारत में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर्स है उसी के अंतर्गत आता है, ये काम करते हैं, जिसका जो फंड है आपका, खासकर इसके जो इसके जो प्रायोजक बैंक होते हैं और जो नाबार्ड होती है वो उपलब्ध कराती है। और खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं, वहां पर सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए और बैंकिंग सर्विसेज सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने के लिए 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी पहली बार। झारखंड में भी 2 ग्रामीण बैंक थे, एक झारखंड ग्रामीण बैंक और एक आपका वनांचल ग्रामीण बैंक। बाद में इनका विलय कर दिया गया, मतलब आपस में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, जिससे कि 2 संस्थान, जैसे कि एक्स है वाई है, दोनों को मिला करके एक एक्स वाई संस्था बनाया गया। तो ये झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक एक बनाया गया। पहले ये विभिन्न जिलों में चलते थे, अब ये दोनों मिलकर 24 जिलों में अभी चल रहे हैं, जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से संचालित किया जा रहा है। इसकी अभी वर्तमान में कुल शाखाएं जो है आपका 443 शाखाएं हैं। अभी तक राज्य के 15 जिलों में ग्रामीण बैंक की 240 शाखाएं और 9 जिलों में वनांचल ग्रामीण बैंक की 203 शाखाएं संचालित हो रही थी। दोनों अलग अलग थे और उनका जो क्षेत्र भी था अलग अलग था, शाखा अलग अलग था, तो उस समय स्थिति अलग थी। अभी वर्तमान में 24 जिलों में चल रहे हैं और अभी वर्तमान में इनकी 443 शाखाएं हैं। इनका संयुक्त रूप से जो प्रायोजक स्पॉन्सर्ड बैंक है एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक, जिसमें कि इसकी हिस्सेदारी 35% है। जब आप बैंकिंग क्षेत्र के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको याद होगा आरआरबीज में जो हिस्सेदारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है और स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्पॉन्सर्ड बैंक का 15%, 15%, और स्पॉन्सर्ड बैंक का जो होता है 35%। तो यहां पर कोई अलग नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद करने लगते हैं, बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। जो स्पॉन्सर्ड बैंक की हिस्सेदारी होती है, जो आप भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली पढ़ते वक्त कहिए होंगे, वही यहां पर एप्लीकेबल है। ये हिस्सेदारी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरआरबीज में किन किन संस्थाओं की कितनी हिस्सेदारी है। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 में तीनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर आपको यहां पर डी होगा। प्रश्न संख्या 3 है आपका, सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए दशहरे के समय, बी आपका कार्तिक पूर्णिमा के समय, सी आपका सावन के प्रारंभ में, डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कार्तिक पूर्णिमा के समय ये आयोजित किया जाता है। रामरेखा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में एक मेला लगता है जो कि आपका सिमडेगा में स्थित है। यह आपका 3 दिवसीय मेला होता है। इस मेले में सत्संग और बहुत सारे अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। ये जो मेला लगता है एक पहाड़ी पर लगता है जहां पर प्राचीन काल की गुफाएं हैं और वहां पर जो मंदिर है वहां पर भगवान राम, माता सीता के अलावा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं और साथ ही वहां पर एक पवित्र जल कुंड भी स्थित है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4, झारखंड के विभूति में शुमार रानी सर्वेश्वरी को, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, लेकिन बाद में रानी को गिरफ्तार कर किस जेल में बंद कर दिया गया था? रानी सर्वेश्वरी को किस जेल में बंद किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? वो आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए है आपका भागलपुर, बी रांची,
सी आपका रामगढ़ और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी, जिन्हें विशेष रूप से एक स्थान प्राप्त है, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर विद्रोह किया था और खासकर अंग्रेजों जो ठेकेदार थे, बिना अनुमति के उस समय जंगल को काटकर खेत तैयार कर रहे थे और छोटा नागपुर के संथाल क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाने का भी विरोध इन्होंने किया था। बाद में किसी कारणवश रानी को गिरफ्तार कर भागलपुर के जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पर 6 मई 1807 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ये भागलपुर जेल। प्रश्न संख्या 5 है आपका, कोनार नहर सिंचाई परियोजना से झारखंड के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? ए है आपका हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो। बी ऑप्शन है आपका हजारीबाग, चतरा, देवघर। सी ऑप्शन है आपका हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा सी, कोनार नहर सिंचाई परियोजना से हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले लाभान्वित होंगे। यह एक ऐसा योजना है जो कि देश भर में जाना जाता है इसके उद्घाटन के बाद की स्थिति को देखकर। यह तो ऐसे योजना 42 साल पुराना है। 1978 के लगभग इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया था, जो कि डीवीसी के द्वारा, जो इसके द्वारा एक कोनार डैम निर्मित किया गया है। कोनार नहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से वहां पर जो जल भंडारित है उनके माध्यम से हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और बोकारो जिले के जो क्षेत्र हैं बिशुनगढ़, बगोदर, डुमरी और नावाडीह प्रखंड के ग्रामों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ये परियोजना पूरा नहीं हुआ। आनन फानन में, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव था, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जल्दीबाजी में, सारा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इसका उद्घाटन कर दिए थे, लेकिन बाद में ये 16 घंटे के अंदर ही ये एक इसका भाग था जो बह गया था पानी में। तो ये बहुत ज्यादा उसमें इसकी आलोचना भी हुई थी। इस योजना के बारे में आपको बता दें, इसकी जो क्षमता रखी गई है, कुल सिंचाई क्षमता 62,995 हेक्टेयर के लगभग है, जिसमें कि हजारीबाग जिला में 4,764 हेक्टेयर, गिरिडीह जिला में 50,364 और बोकारो जिले में 7,825 हेक्टेयर की सिंचाई की जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा तो लाभान्वित होगा गिरिडीह जिला होगा, अगर पूरा हो जाता है तो। प्रश्न संख्या 6 आपका, झारखंड में सामान्य वर्ग के 10% गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब की गई? आपको याद होगा पहले सिर्फ किसी खास कैटेगरी जैसे ओबीसी, एसटी, एससी के लिए अभी तक संविधान में प्रावधान था, उस संविधान के तहत आपको जो आरक्षण दिया जाता था। पिछले साल सरकार ने स्वर्ण जाति जो जनरल कैटेगरी के होंगे उन्हें आर्थिक आधार पर उन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा। तो झारखंड में यह व्यवस्था कब से लागू की गई? ऑप्शन ए है आपका जनवरी 2019, बी है आपका अगस्त 2019, सी आपका फरवरी 2019 और डी है आपका दिसंबर 2018। तो इसका सही उत्तर होगा ए, जनवरी 2019 से झारखंड में लागू किया गया था। झारखंड दूसरा राज्य था जहां पर यह लागू हुआ, क्योंकि उस समय भी झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका घोषणा किया गया था। इसके लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भी लाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों को झारखंड में की सेवाओं में भी 10% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम है, सेवाएं हैं, सारी जगह शिक्षण संस्थान है, वहां भी 10% आरक्षण का प्रावधान बनाया गया था। इसमें आपका 16 जनवरी से पूरे राज्य में लागू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 16 जनवरी 2019 से पूरे झारखंड में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। झारखंड सरकार ने राज्य के पहले संस्कृत विश्वविद्यालय बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। राज्य के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ए है आपका जमशेदपुर, बी है आपका रांची, सी है आपका देवघर और डी है आपका बोकारो। तो इसका सही उत्तर होगा सी, देवघर में यह स्थापित किया जाएगा। आपको याद होगा देवघर जो है आपका देवों की भूमि है, वहां पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर भी है, जहां पर हर साल इसी माह में आपको याद होगा श्रावणी मेला लगता है। 2020 में नहीं लग रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के देखते हुए झारखंड सरकार और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उसे स्थगित कर दिया गया है। 2019 में जब उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उन्होंने एक बिल पारित किया था, इसके लिए विधेयक भी बनाया था, जिस विधेयक के माध्यम से
बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय देवघर में स्थापित किया जाएगा। प्रारंभ में यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण सहित स्नाकोत्तर मतलब कि पीजी डिपार्टमेंट होंगे और उनका स्थापना यहाँ पर किया जाएगा और शिक्षा और शोध किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग बंदरगाह परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है आपका साहिबगंज, बी है आपका गोड्डा, सी आपका बोकारो और डी है आपका धनबाद। आपको याद होगा झारखंड में जो साहिबगंज से गंगा गुजरती है वहीं पर यह टर्मिनल बनाया गया है। उस आधार पर भी अपना आंसर दे सकते हैं। यह भारत में जो बनाया गया है एक जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उससे जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके बारे में कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। यह भारत का पहला भारत का दूसरा टर्मिनल होगा ये। इससे पहले भी आपका जो पहला टर्मिनल था वो वाराणसी जो गंगा नदी है वहां पर स्थापित किया गया था और उसके बाद झारखंड में पहला मॉडल टर्मिनल स्थापित किया गया। क्लियर है? ये साहेबगंज में स्थापित किया गया है। दूसरा मल्टी मॉडल जो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है विश्व बैंक की सहायता के साथ किया जा रहा है। जल मार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यानी गंगा नदी पर इसे बनाया जाएगा। इसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है? पहला तो ये झारखंड का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है। दूसरा ये भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल है। पहला आपका वाराणसी में बनाया गया है गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 को जोड़ने के लिए यह मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है जो कि विश्व बैंक की सहायता से यह स्थापित किया जा रहा है। दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण से करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और इस टर्मिनल की क्षमता है सालाना 30 लाख टन है। मतलब कि 30 लाख टन की आवाजाही माल का किया जाएगा इस टर्मिनल के माध्यम से। प्रश्न जो यहां पर पूछा गया था प्रश्न संख्या 8 में कि ये कहां पर स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये साहिबगंज झारखंड में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपका दिया हुआ है। पहला, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड में किसानों के लिए आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कि 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। दूसरा कथन है आपका इस योजना के तहत जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होगी उन्हें 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कीवर्ड सही है। ए, बी, सी और डी। इसका सही उत्तर होगा सिर्फ ए। क्यों? कृषि आशीर्वाद योजना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका नाम सुने होंगे। हमने इस पर भी डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। आज यहां पर स्टेटमेंट टाइप का डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। कृषि आशीर्वाद योजना किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पिछली सरकार के द्वारा अगस्त 2019 में इसे प्रारंभ किया गया था। उस समय जो वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति, उन्होंने मुख्य अतिथि तौर पर शामिल हुआ था। रांची झारखंड से इसे प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से करीब लक्ष्य रखा गया था कि इससे 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पहला, इसमें बेनिफिट तो दिया जाता, जिन किसानों के पास 0 से 1 एकड़ तक भूमि है उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे और जिन किसानों के पास मतलब कि मैक्सिमम जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है 5 एकड़ तक ही मैक्सिमम इसमें बेनिफिट मिलता, तो 5,000 इंटू 5, तो एक किसान को मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलता 25,000 मिलता। क्लियर है? लेकिन वर्तमान में जब नई सरकार बनी उन्होंने इस योजना को क्लोज कर दिया। प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा 2020-21 से 2020-21 वित्तीय वर्ष जो हुआ, इस वित्तीय वर्ष से कृषि आशीर्वाद योजना को झारखंड में बंद कर दिया गया है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर 5,000 होना चाहिए था जो कि 3,000 दिया हुआ है, इसीलिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इसलिए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? ए होगा। सिर्फ पहला कथन सही है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, झारखंड में चर्चा में रहा पत्थलगड़ी आंदोलन। आप सब बहुत बार इसे नाम सुने होंगे, खासकर पिछले इसी साल में जनवरी में फरवरी में बहुत ज्यादा न्यूज में था, जहां पर बहुत ज्यादा कुछ लोगों की हत्याएं कर दी गई थी इस आंदोलन के जोड़ने से। झारखंड में चर्चा में रहा पत्थलगड़ी आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है आपका पत्थलगड़ी शब्द का अर्थ पत्थल स्मारकों से लिया जाता है जिसकी शुरुआत इंसानी समाज ने हजारों वर्ष पहले की थी। यह एक पाषाणकालीन परंपरा है जो आदिवासियों में आज भी प्रचलित है। बी आपका
देश भर में चल रहे पत्थलगड़ी का केंद्र गुजरात के तापी जिला का कटासवान नामक स्थान है। सी आपका संविधान की 5वीं अनुसूची में मिले अधिकारों में झारखंड के खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में ग्राम सभाओं की इजाजत के बगैर किसी भी बाहरी शख्स के प्रवेश प्रतिबंधित है। और डी आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर तीनों कथन दिया हुआ है पत्थलगड़ी आंदोलन से संबंधित, और बिल्कुल सही है। पत्थलगड़ी आंदोलन समझिएगा। सबसे पहले तो पत्थलगड़ी का मीनिंग समझिए। पत्थलगड़ी का मतलब है कि स्मारक या फिर पत्थर पर जो खुदाई की जाती है उनके द्वारा कुछ लिखा जाता है। जैसे कि किसी भी गांव में एंट्री कीजिएगा जहां पर यह आंदोलन चलाया जा रहा है, वहां पर वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा नक्काशी कर दी जाती है, पत्थर पर लिख दिया जाता है कि आपका अपनी भाषा में कि आपका यहां पर आना वर्जित है जब तक। जैसे कि यहां पर सी पॉइंट देखिएगा, संविधान की 5वीं अनुसूची में भी यह प्रावधान बना दिया गया है कि झारखंड के कुछ क्षेत्रों जैसे कि खूंटी हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, उन इलाकों में ग्रामीण सभाओं के बिना इजाजत के बिना प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। तो यह मुहिम है जिसे आज के डेट में इसे एक तरह से त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, इस आंदोलन को, इस पत्थलगड़ी आंदोलन को। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में है, देश के अन्य भागों में भी यह आंदोलन चलाया जा रहा है। आप यहां पर देख भी सकते हैं देश भर में चल रहे पत्थलगड़ी का जो केंद्र है गुजरात के तापी जिला के कटासवान नामक स्थान है। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, इसीलिए राइट आंसर आपका यहां पर डी होगा, क्योंकि कोई भी इसमें से कथन गलत नहीं है। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है। आज का अभ्यास प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर कीजिएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्तिक उरांव के बारे में गलत है? पहला है आपका, कार्तिक उरांव का जन्म गुमला जिला के लीटा टोली गांव में हुआ था। बी है आपका, हर साल 29 अक्टूबर को पूरे झारखंड राज्य खासकर दक्षिणी छोटा नागपुर में उनकी जयंती पर कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सी है आपका, कार्तिक उरांव 1962 में एचईसी की नौकरी छोड़ राजनीति में प्रवेश किए। और डी है आपका, जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में कार्तिक उरांव 1962 में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में खड़े हुए और भारी बहुमत से विजय हुए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट सेशन में एपिसोड नंबर 10 में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हाईएस्ट पॉइंट लिखकर इस नंबर पर मैसेज कीजिए। और बहुत सारे लोग टेक्स्ट कर देते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर से, अपने व्हाट्सएप नंबर से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। आप हमसे अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप चंदन सर सर्च कीजिएगा अनअकैडमी पर। हमारे बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस वहां पर उपलब्ध होंगे। अभी 2 टाइमिंग में आपको लाइव क्लासेस वहां पर उपलब्ध है, 9 AM से और एक आपका 11 AM से। मास्टर वीडियो झारखंड करेंट अफेयर्स से अभ्यास प्रश्न और जेपीएससी के अभ्यास प्रश्न डिस्कस किया जा रहा है, और वहां पर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।